नमस्कार। इस वीडियो में हमारे पास कुछ सेंटेंस होंगे और उन सेंटेंसेस में हम यह फाइंड आउट करेंगे कि कौन सा सेंटेंस सिंपल है, कौन सा सेंटेंस कंपाउंड है, कौन सा सेंटेंस कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। और इतना ही नहीं, हम यह भी जानने की कोशिश करेंगे, मैं आपके सामने ये एक्सप्लेन करूँगा कि अगर कोई सिंपल सेंटेंस है तो वो क्यों है, कंपाउंड सेंटेंस है तो वो क्यों है, और कॉम्प्लेक्स है तो वो क्यों है। उसके बाद अगर कंपाउंड सेंटेंस है तो उसमें जो दो वो कंपाउंड सेंटेंस मीन्स किससे बनता है, कंपाउंड सेंटेंस कैसी क्लॉजेज से बनता है, सिंपल सेंटेंस में क्या होता है, और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में जो दो क्लॉज होती हैं तो वो कौन सी होती हैं। और साथ में हम जो है प्रिंसिपल क्लॉज, कोऑर्डिनेट क्लॉज, सबऑर्डिनेट क्लॉज, इन सब के बारे में जो है विस्तार से जानेंगे कुछ एग्जांपल्स के माध्यम से। तो ये जो वीडियो है, ये सारे का सारा वीडियो जो पहले मैंने 3 वीडियो बनाए हैं, जो कि एक तो जो क्लोज सेंटेंस और फ्रेज, इनमें डिफरेंस बताया था, उसके ऊपर डिपेंड मतलब उसके ऊपर जो है बेस्ड है। और दूसरा वीडियो मैंने बनाया था जो नाउन क्लोज के ऊपर बनाया था कि नाउन क्लोज क्या होती है, उस वीडियो में मैंने नाउन क्लोज को एक्सप्लेन किया था। और एक और वीडियो उसके बाद बनाया था जो एडजेक्टिव क्लोज के बारे में बनाया था, एडजेक्टिव क्लोज, और फिर साथ ही उसमें जो डिफाइनिंग एडजेक्टिव क्लोज और नॉन डिफाइनिंग एडजेक्टिव क्लोज भी एक अलग वीडियो में समझाया था। और लास्ट में एक बनाया था मैंने जो एडवर्ब क्लोज के ऊपर था, एडवर्ब क्लोज क्या होती है, कितने प्रकार की होती है और कैसे उसको हम यूज करते हैं। तो ये जो जितने भी वीडियो मैंने अभी आपके सामने डिस्कस किए, तो इन सब वीडियोज़ के ऊपर बेस्ड है ये जो भी ये लेसन बनेगा, ये जो पूरा वीडियो बनेगा ये उन 3 वीडियोज़ पे बेस्ड है। मीन्स कोई सेंटेंस सिंपल होता है तो क्यों होता है, ठीक है, क्या रीजन होता है, उसके पीछे क्या लॉजिक होता है। फिर कंपाउंड सेंटेंस होता है तो फिर वो कंपाउंड सेंटेंस क्यों होता है, कंपाउंड सेंटेंस किससे बनता है, कौन कौन सी क्लॉजेज होती हैं जो कंपाउंड सेंटेंस को बनाती हैं। उसके बाद कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्या होता है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में जो है कितनी क्लॉज होती हैं, और उन क्लॉजेस के बारे में विस्तार से जानेंगे। ठीक है, जैसे कि हमने पिछले वीडियोस में जो है ये जाना था कि जो जो कंपाउंड सेंटेंस होता है उसमें हम दो प्रिंसिपल क्लॉज को एक कोऑर्डिनेट कंजक्शन से जोड़ते हैं, तो वो आपस में कौन सी क्लॉज बन जाती है, वो कोऑर्डिनेट क्लॉज बन जाती है। और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में एक प्रिंसिपल क्लॉज होती है, प्रिंसिपल क्लॉज तो 100% होती ही है, ठीक है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में। और प्रिंसिपल क्लॉज के साथ एक जो है एक सबऑर्डिनेट क्लॉज होती है। अब सबऑर्डिनेट क्लॉज होती है तो सबऑर्डिनेट क्लॉज भी 3 प्रकार की होती है। ये सब कुछ मैंने पिछले वीडियो में मैंने अच्छी तरह से जो है एक्सप्लेन कर दिया था कि जो सबऑर्डिनेट क्लॉज होती है वो 3 प्रकार की होती है। और सबऑर्डिनेट क्लॉज जिन 3 प्रकार की होती है वो 3 प्रकार है। पहला है नाउन क्लॉज, दूसरा है एडजेक्टिव क्लॉज और तीसरा एडवर्ब क्लॉज। तो जो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होगा उसमें जो है नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज, एडवर्ब क्लॉज, मीन्स जो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में तो प्रिंसिपल क्लॉज बच जाएगी और दूसरी जो सबऑर्डिनेट क्लॉज बचेगी, तो उसको कैसे पहचानेंगे कि भाई ये नाउन क्लॉज है कि एडजेक्टिव क्लॉज है कि एडवर्ब क्लॉज है। तो ये सब कुछ हम इस वीडियो में सेंटेंस होंगे उनके माध्यम से हम देखेंगे। ठीक है, तो चलिए बिना समय गंवाए जो है अपना जो है वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले है क्योंकि किसी भी सेंटेंस को जो है पहचानने के लिए हमें कंजक्शंस की ज़रूरत होती है। हमें कंजक्शंस के बारे में जो है पता होना चाहिए। अगर हमें कंजक्शंस के बारे में नहीं पता है तो फिर हम जो है वो सेंटेंस कैसा है ना तो ये पता लगा पाते हैं, और ना ही ये पता लगा पाएंगे कि उस सेंटेंस में जो क्लॉज है वो कहाँ है और कैसी क्लॉज है वो। ठीक है, तो कंजक्शंस के बारे में हमें सबसे पहले पता होना चाहिए। हमें ठीक है उनका यूज़ थोड़ा बहुत पता हो या ना हो, लेकिन ये पता होना चाहिए कि अगर आप कोई कंजक्शन देखें तो आप कंजक्शंस को देखते ही ये बता दें कि ये कोऑर्डिनेट कंजक्शन है कि ये सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है। ठीक है, तो कंजक्शंस 2 प्रकार के होते हैं, कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस और सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस। तो आपको जैसे मैं आपसे पूछूं भाई एंड कैसा कंजक्शन है, या किसी सेंटेंस में ये एंड आप ये एंड कंजक्शन देखें तो आपको पता होना चाहिए कि एंड एक कोऑर्डिनेट कंजक्शन है। या फिर अगर कोई सेंटेंस किसी सेंटेंस में वहन देखें आप तो आपको ये पता होना चाहिए कि वहन कैसा कंजक्शन है। ठीक है, सिर्फ इतना सा पता होना चाहिए। तो एंड जैसे कैसा कंजक्शन है, कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है, वहन कैसा कंजक्शन है, सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है। तो कुछ
बातें हैं जो मैं आपको इस वीडियो के स्टार्टिंग में ही आपके सामने जो है क्लियर करना चाहूँगा। वो पहली बात तो देखिए ये है कि अगर कोई सेंटेंस हमारे सामने दे रखा है, ठीक है, और वो सेंटेंस में इनमें से कोई कंजक्शन नहीं है, कोई सेंटेंस दे रखा है और हमारे उस सेंटेंस में कोई कंजक्शन नहीं है, तो वो सिंपल सेंटेंस होगा। और अगर किसी सेंटेंस में जो है कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन दे रखा है तो वो कंपाउंड सेंटेंस होगा। ठीक है, ये जो कंजक्शन है मैंने क्या बताया अभी कि कोई सेंटेंस है, उस सेंटेंस में कोई कंजक्शन नहीं है, मीन्स ना तो आपको कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन दिख रहा है ना आपको सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन दिख रहा है, तो वो सेंटेंस कैसा सेंटेंस होगा? वो एक सिंपल सेंटेंस होगा। और ये भी ध्यान रखना है कि उसमें आपको एक ही वर्ब मिलेगी, तो उस वर्ब की ओर भी ध्यान देना है। दूसरी चीज़ मैंने क्या बताई कि अगर किसी सेंटेंस में एक से ज़्यादा वर्ब्स हैं एक सेंटेंस में एक से ज़्यादा वर्ब्स हैं और उसमें जो है ये कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस में से अगर कोई कंजक्शन दिखाई दे रहा है तो वो सेंटेंस जो होगा वो एक कंपाउंड सेंटेंस होगा। ध्यान रखना, कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस कैसे सेंटेंस बनाते हैं? कंपाउंड सेंटेंस बनाते हैं। ठीक है, अब कंपाउंड सेंटेंस में क्या मिलेगा? कंपाउंड सेंटेंस में जो है दो कोऑर्डिनेट क्लॉज मिलेंगी। कहने को तो दो कोऑर्डिनेट क्लॉज होती हैं, लेकिन वो जो है वो दोनों जो क्लॉज होती हैं वो इक्वल लेंथ की होती हैं। ठीक है, इक्वल वेट की होती हैं, इक्वल होती हैं वो दोनों की दोनों, तो उनको हम दोनों को ही प्रिंसिपल क्लॉज कह सकते हैं। हम ये कह सकते हैं कि भाई कंपाउंड सेंटेंस में कोऑर्डिनेट कंजक्शंस के द्वारा जो है दो प्रिंसिपल क्लॉज को आपस में जोड़ा जाता है। ठीक है, तो कोऑर्डिनेट जो कंजक्शन होंगे, जो ये कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस होंगे वो कंपाउंड सेंटेंस बनाएंगे और कंपाउंड सेंटेंस में जो दो क्लोज होंगी वो कोऑर्डिनेट क्लोज कहलाएंगी। दोनों ही कोऑर्डिनेट क्लोज कहलाएंगे। कोई भी इसमें से हम ये नहीं कह सकते ये सब प्रिंसिपल क्लोज है, ये वो कोऑर्डिनेट क्लोज है। ठीक है, दोनों ही कोऑर्डिनेट क्लोज होती हैं। और तीसरी बात जो है वो ये है कि अगर कोई सेंटेंस है उसमें एक से ज़्यादा वर्ब्स हैं, वर्ब्स का मतलब है, मेरा मतलब है फाइनाइट वर्ब्स। ठीक है, जो टेंस बदल ले अपना और जिन पर सब्जेक्ट के नंबर और पर्सन का प्रभाव पड़े। तो अगर किसी सेंटेंस में एक से ज़्यादा वर्ब है और वो उसमें आपको कोई सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन दिखाई दे रहा है तो फिर वो सेंटेंस कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होगा। क्लियर है? फिर सुन लीजिए, अगर किसी सेंटेंस में आपको कोई कंजक्शन दिखाई देने नहीं दे रहा, उसमें एक वर्ब मिलेगी आपको, वो सिंपल सेंटेंस है। दूसरा, अगर किसी सेंटेंस में आपको एक से ज़्यादा वर्ब दिखाई दे रही हैं, कोई बड़ा सेंटेंस है और एक से ज़्यादा वर्ब दिखाई दे रही हैं और उसमें कोई कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है, तो वो सेंटेंस कंपाउंड सेंटेंस होगा। ठीक है, कंपाउंड सेंटेंस में क्या होगा? एक कोऑर्डिनेट कंजक्शन होगा और दो क्लोज होंगी और दोनों क्लोज जो है कोऑर्डिनेट क्लोज कहेंगे उन दोनों को। तीसरी बात जो मैंने बताई है वो ये बताई है कि अगर आपको कोई ऐसा सेंटेंस दिखाई दे जिसमें एक से ज़्यादा वर्ब हो और उसमें सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन हो, तो वो सेंटेंस कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कहलाएगा। उसमें जिस क्लोज के साथ सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन होगा वो सबऑर्डिनेट क्लोज कहलाएंगे, और जिस सेंटेंस के साथ या जिस सेंटेंस के साथ मतलब कोई कंजक्शन नहीं होगा वो प्रिंसिपल क्लोज कहलाएगी। ठीक है, तो हमने ये चीज़ पहले वीडियो में सीख ली थी कि जो भी क्लोज होती है या सेंटेंस होता है वो ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है। और ग्रुप ऑफ वर्ड्स में क्या होना चाहिए? कंपलसरी क्या है? एक सब्जेक्ट और वर्ब का होना कंपलसरी है। तो ये चीज़ भी हम यहीं पे क्लियर कर लेते हैं कि मान ये जो भी क्लोज है या सेंटेंस है ये सब कुछ ग्रुप ऑफ वर्ड से बनते हैं। मान लीजिए ये ग्रुप ऑफ वर्ड है एक, ठीक है, तो इसमें क्या होना ज़रूरी है? उसमें एक सब्जेक्ट और एक वर्ब का होना ज़रूरी है। एक सब्जेक्ट और एक वर्ब, ये दोनों चीज़ें होना कंपलसरी है। तो ये क्लोज हो सकती है, ये सेंटेंस हो सकता है। तो सेंटेंस ये सिंपल सेंटेंस, अगर कोई एक ऐसा शब्दों का समूह है जिसमें सिर्फ एक ही सब्जेक्ट एक ही वर्ब है तो वो क्या होगा? वो एक सिंपल सेंटेंस होगा। ठीक है, अगर कोई दो शब्दों के समूह है, ऐसे दो शब्दों के समूह, ध्यान रखना शब्दों के समूह में एक सब्जेक्ट और एक वर्ब होना कंपलसरी है, ये चीज़ मैंने पहले ही बता दी है। तो अगर मान लीजिए कोई एक शब्दों का समूह मतलब एक ही ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, कोई एक ही शब्दों का समूह है जिसमें एक सब्जेक्ट और एक वर्ब है और बाकी उसके और कंपोनेंट्स हो सकते हैं, मीन्स उसका ऑब्जेक्ट हो सकता है, वर्ब का
कॉम्प्लीमेंट हो सकते हैं, ठीक है, ये हो सकते हैं। लेकिन वर्ब सिर्फ एक है और एक ही उसका सब्जेक्ट है, तो वो सिंपल सेंटेंस है। लेकिन कई बार क्या होता है कि दो ऐसे ग्रुप ऑफ वर्ड्स आपस में जुड़े होते हैं जिसमें एक एटलीस्ट एक सब्जेक्ट वर्ब होता है। तो दो ग्रुप है, मान लीजिए अब ये दो ग्रुप हैं, ठीक है, इसमें भी सब्जेक्ट वर्ब है और इसमें भी सब्जेक्ट वर्ब है, और हो सकता है और भी ग्रुप हो साथ में। लेकिन अगर ये दोनों ग्रुप, एक ग्रुप ये हो गया, दूसरा ग्रुप ये हो गया, अगर ये किसी कोऑर्डिनेट कंजक्शन से जुड़े हुए हैं, इनमें से किसी कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन से जुड़े हुए हैं, तो ये सारा सेंटेंस कहलाएगा यहाँ से यहाँ तक। और इसमें हम ये कहेंगे कि ये जो ग्रुप है ना, ये दो ग्रुप हैं, पहला ग्रुप ये हो गया, दूसरा ग्रुप, ये दो ग्रुप जो हैं ये क्लोज हो जाएंगी, ठीक है। और ये पूरा सेंटेंस क्या कहलाएगा? कंपाउंड सेंटेंस, अगर इसमें कोऑर्डिनेट कंजक्शन है तो। अगर ये दोनों ग्रुप किसी कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन से जुड़े हुए हैं तो इन ग्रुप्स को हम कहेंगे क्लोज, ये क्लोज बन जाएंगी। और ये सारा सेंटेंस इधर यहाँ से लेके और लास्ट तक जिसमें दो क्लोज होंगी, ये सारा सेंटेंस कंपाउंड सेंटेंस कहलाएगा। और ये जो दो क्लोज होंगी इनके नाम क्या रहेंगे? इनके नाम रहेंगे कोऑर्डिनेट क्लोज, ठीक है। अगर ये दो ग्रुप, तीसरी बात जो है वो ये कि अगर ये दो ग्रुप इस सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन से जुड़े हुए हैं, मान लीजिए यहाँ पे बीच में सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है, तो फिर क्या होगा? तो फिर ये दोनों ग्रुप जो हैं क्लोज ही रहेंगी, इनको हम क्लोज ही कहेंगे, क्योंकि ये एक सेंटेंस का पार्ट हो जाएंगे। फिर ये यहाँ से लेके यहाँ तक सेंटेंस हो गया और ये सेंटेंस का पार्ट है दो। तो इसमें क्या है कि अगर ये सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन से जुड़े हुए हैं दोनों ग्रुप, तो ये दोनों ग्रुप जो है क्लोज कहलाएंगे। और यहाँ से लेके और यहाँ तक का जो सेंटेंस है ये हो जाएगा फिर कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। क्या हो जाएगा? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। और इस कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में क्या होगा? जिस ग्रुप के साथ ये सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन होगा वो कहलाएगी सबऑर्डिनेट क्लोज, और जो दूसरा ग्रुप बच गया जिसके साथ कोई कंजक्शन नहीं होगा वो कहलाएगा प्रिंसिपल क्लोज, ठीक है। तो सबसे ज़रूरी चीज़ ये है कि आपको ये कंजक्शंस पता होना चाहिए। जैसे कोऑर्डिनेट कंजक्शन होते हैं एंड, बट, फॉर, नोर, और, सो, यट, एज वेल एज, देयरफॉर, नेवरदलेस, कॉन्सिक्वेंटली, आइदर और, नाइदर नॉर, नॉट ओनली बट आल्सो। तो ये होते हैं कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस का जहाँ तक सवाल है तो ये सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस है, जैसे वैन, व्हेनेवर, व्हाइल, आफ्टर, बिफोर वगैरह, ये यहाँ तक सारे के सारे सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है। तो ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। चलिए अब आगे चलते हैं और कुछ सेंटेंसेस को लेते हैं और ये चीज़ फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं कि हम जिस पर्पज़ के साथ इस वीडियो में आए हैं तो उस पर्पज़ को हम आगे बढ़ाते हैं। मतलब सीखने की कोशिश करते हैं। कुछ सेंटेंस लेंगे, उन सेंटेंस पे हम ये देखेंगे कि ये सेंटेंस सिंपल है कि कंपाउंड है, कॉम्प्लेक्स है, और अगर कंपाउंड है तो इसमें कौन सी क्लोज है, और कॉम्प्लेक्स है तो इसमें जो है प्रिंसिपल क्लोज मिलेगी, कॉम्प्लेक्स में एक सबऑर्डिनेट क्लोज मिलेगी। तो सबऑर्डिनेट क्लोज में जैसे कि मैंने बताया 3 प्रकार की होती है सबऑर्डिनेट क्लोज, एक नाउन क्लोज, एक एडवर्ब क्लोज, एक एडजेक्टिव क्लोज। तो जो सबऑर्डिनेट क्लोज में जो सबऑर्डिनेट जो है मीन्स जो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होगा उसमें एक प्रिंसिपल क्लोज होगी। तो सबऑर्डिनेट क्लोज है वो कौन सी क्लोज है, ये हम सेंटेंस के माध्यम से देखेंगे कि कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में जो सबऑर्डिनेट क्लोज है वो कौन सी क्लोज है, नाउन क्लोज है कि एडजेक्टिव क्लोज है कि एडवर्ब क्लोज है। तो ये सब कुछ हम सीखेंगे। तो देखिए हमारा पहला सेंटेंस है जॉन बॉट ए न्यू कार। तो इस सेंटेंस में हम देख रहे हैं कि हमें कोई भी कंजक्शन दिखाई नहीं दे रहा, ठीक है। दूसरा हम एक चीज़ और देख लेते हैं कि इसमें एक ही वर्ब है। तो ये हमारा कैसा सेंटेंस है? ये हमारा सिंपल सेंटेंस है और हम इसको क्लोज नहीं कहेंगे, हम इसको सिंपल सेंटेंस कहेंगे, हम इसको क्लोज नहीं कहेंगे। क्लोज इसलिए नहीं कहेंगे क्योंकि ये किसी सेंटेंस का पार्ट नहीं है, ये खुद एक सेंटेंस है। ये एक ऐसा शब्दों का समूह है जिसमें एक सब्जेक्ट है, एक वर्ब है, ठीक है, और एक ऑब्जेक्ट है। और ये जो शब्दों का समूह है, ये शब्दों का समूह किसी सेंटेंस का पार्ट नहीं है। अगर ये किसी सेंटेंस का पार्ट होता तो ये क्लोज कहलाता। अभी इसको हम क्लोज नहीं कहेंगे, ये एक सिंपल सेंटेंस है। चलिए नेक्स्ट जो है हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है वो है जॉन बॉट इन न्यू कार बट ही इज़ यूजिंग इट्स ओल्ड कार। जॉन ने नई कार खरीदी लेकिन वो अभी अपनी जो पुरानी कार है वही यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। अभी देखिए आप, ये यहाँ से लेके यहाँ तक एक सेंटेंस है, यहाँ से शुरू है और यहाँ फुल स्टॉप पे ख़त्म है, ठीक है। अभी इसमें दो ग्रुप ऑफ वर्ड्स ऐसे हैं जिसमें एक सब्जेक्ट है और वर्ब है। क्यों है ऐसा? क्योंकि
इसमें हमने ध्यान से अगर देखेंगे तो आप ये कंजक्शन है, ठीक है, ये कंजक्शन है यहाँ पे। मैं इसको एक बार फिर से हाईलाइट कर देता हूँ। ये यहाँ पे हमारा जो है कंजक्शन है, देखिए ये, ठीक है, ये हमारा यहाँ पे क्या है, कंजक्शन। और कैसा कंजक्शन है ये हमारा कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, ये कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। तो अब कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है, तो जैसा कि मैंने बताया था कि अगर आपको कोई सेंटेंस दिखाई दे जिसमें कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन हो या सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन हो, उसमें आपको दो वर्ब मिलेंगी, तो ढूंढने की कोशिश करना। तो यहाँ पे जो हमारे पास दो वर्ब हैं, वो दो वर्ब देखिए, एक तो बोट है, ठीक है, और एक इसके बाद मिलेगी, एक ये इज़ यूजिंग, ठीक है, दो टेंस हैं। ये हमारे पास पास्ट इंडेफिनिट है, ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस है। तो हमारे पास दो ग्रुप ऐसे बन जाएंगे जिसमें एक सब्जेक्ट और एक वर्ब हो। तो दो ग्रुप बना लीजिए। दो ग्रुप कैसे बनाएंगे, ये दो ग्रुप हो गए। एक ग्रुप तो ये बन गया हमारा, जॉन बॉट ए न्यू कार, और दूसरा ग्रुप बन गया ये, ठीक है, दो ग्रुप बन गए। तो क्योंकि ये यहाँ से लेके और यहाँ तक पूरा एक सेंटेंस है, और ये कंजक्शन किस कंजक्शन से जुड़ा हुआ है, मतलब कौन सा कंजक्शन है इसमें, कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। तो दो ग्रुप हैं इसमें, एक ग्रुप ये हो गया, एक ग्रुप ये हो गया। दोनों ही ग्रुप्स में इस चीज़ का ध्यान रखना है, एक सब्जेक्ट वर्ब का होना ज़रूरी है। तो ये सब्जेक्ट है इसका, ये वर्ब है, इसमें ये सब्जेक्ट है, इसमें ये वर्ब है, ठीक है। तो अब ये भी सब जो अब इसको हम क्या कहेंगे, ये एक क्या बताया था मैंने कि जब दो ऐसे शब्दों के समूह जिसमें एटलीस्ट एक सब्जेक्ट और वर्ब हो, और जो वो शब्दों के समूह अगर किसी कंजक्शन से जुड़े हुए हैं और वो कंजक्शन है कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, तो उस सेंटेंस को हम क्या कहेंगे, कंपाउंड सेंटेंस। तो ये यहाँ से लेके और यहाँ तक कैसा सेंटेंस है, कंपाउंड सेंटेंस है, ठीक है। और ये दो क्लोज हैं, अब ये दो क्लोज हैं, एक तो क्लोज, एक ये क्लोज हो गई और एक हमारे पास ये क्लोज हो गई, ठीक है। एक क्लोज ये हो गई, एक क्लोज ये हो गई, ये भी कोऑर्डिनेट क्लोज है और ये भी कोऑर्डिनेट क्लोज है, ठीक है। दोनों इक्वल वेट की हैं, एक दूसरे से कम नहीं है, क्योंकि जो कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस होते हैं वो इक्वल जो है, इक्वल जो भी स्टेटमेंट है, इक्वल जो भी वर्ड्स हैं, उनको आपस में जोड़ने का काम करते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस पे चलते हैं। अगला जो हमारा सेंटेंस है वो है वर्क हार्ड अदरवाइज यू विल फेल। तो देखिए यहाँ पर जो हमारा कंजक्शन है, यहाँ पर जो हमारा कंजक्शन है वो है अदरवाइज, ठीक है। अब ये कैसा कंजक्शन है, ये भी कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है। तो ये यहाँ पे कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है। तो अब इसमें क्योंकि कंजक्शन हमें मिल गया, तो हमें अब दो ऐसे ग्रुप ऑफ वर्ड्स मिल जाएंगे जिसमें एटलीस्ट एक सब्जेक्ट वर्ब हो। लेकिन हो सकता है कभी ना मिले, हो सकता है कोई ऐसा सेंटेंस मिल जाए जिसमें ना हो, लेकिन आपको 99% मिलेंगे। तो उसको फाइंड आउट करने की कोशिश कीजिए। तो देखिए एक ग्रुप तो हमारा ये हो गया, एक ग्रुप तो हमारा हो गया ये यू विल फेल, ठीक है, और एक ग्रुप हो गया ये ठीक है। अब इसमें क्या है, ये ग्रुप नंबर ये एक ग्रुप हो गया जिसमें एक सब्जेक्ट है और एक वर्ब है, ठीक है, ये वर्ब हो गई। तो ये ग्रुप पूरा हो गया। अब इस ग्रुप पे आ जाओ, ये वर्ब है और ये इम्पेरेटिव सेंटेंस है। तो इम्पेरेटिव सेंटेंस का जो सब्जेक्ट होता है वो यू अंडरस्टूड होता है, हम सब जानते हैं। तो यहाँ पे यू जो सब्जेक्ट होगा वो इसका सब्जेक्ट होगा, जो कि अंडरस्टूड है, क्योंकि इम्पेरेटिव सेंटेंस में हम अलग से सब्जेक्ट नहीं लिखते हैं, यू अंडरस्टूड होता है हमेशा। तो ये भी ग्रुप पूरा हो गया। तो ग्रुप नंबर 1 और ग्रुप नंबर 2 दो ग्रुप बन गए ऐसे, जिसमें एक सब्जेक्ट है और एक वर्ब है, और कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन से दोनों ग्रुप जुड़े हुए हैं। तो ये जो हमारा पूरा सेंटेंस बन गया, ये कैसा सेंटेंस बन गया, कंपाउंड। ठीक है, आई होप आपकी समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा टेल मी वेयर योर पेन इज। अब देखिए, अब इसमें जो कंजक्शन है वो हमें वेयर नज़र आ रहा है तो ये जो कंजक्शन है ये हमारे पास एक कंजक्शन है, ठीक है। और ये कैसा कंजक्शन है, याद कीजिए। अगर देखिए, इसलिए मैंने पहले बताया था कि अगर आपने कंजक्शन याद नहीं किए हैं
कि आप कंजक्शन को देखते ही अगर आप ये नहीं बता पाते हैं कि ये कौन सा कंजक्शन है तो आप ऐसे नहीं पहचान पाएंगे। तो कंजक्शन को देखते ही आपको पहचान में ज़रूर आना जाना चाहिए कि ये कंजक्शन ये इस टाइप का कंजक्शन है। ठीक है, तो ये कैसा कंजक्शन है, ये सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है। ये यहाँ पे कैसा कंजक्शन है, सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है। अब सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है तो इसके बाद जो क्लोज होगी ना, ये कंजक्शन उस क्लोज का पार्ट होगा। ठीक है, तो अब मतलब इस कंजक्शन को हम इस कंजक्शन के बाद जो शब्दों का समूह होगा, पहली बात तो देखिए आपने पहले कंजक्शन देख लिया, ये सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है, तो इसमें भी ऐसे एक से ज़्यादा ग्रुप ऑफ वर्ड्स मिलेंगे जिसमें एटलीस्ट एक सब्जेक्ट वर्ब होगी। ठीक है, तो चलिए उन ग्रुप्स को पहले हाईलाइट कर लेते हैं। तो एक तो हो गया ये ग्रुप टेल मी। ठीक है, ये इम्पेरेटिव सेंटेंस है, तो ये चीज़ मैं आपको यहाँ भी बता चुका हूँ, इम्पेरेटिव सेंटेंस है, इम्पेरेटिव में जो सब्जेक्ट होता है वो क्या होता है, यू। एक ग्रुप ये हो गया योर पेन इज। ठीक है, दोनों ग्रुप्स कंप्लीट हैं। इस ग्रुप में योर पेन सब्जेक्ट है और इसमें वर्ब ये रही, तो ये सब्जेक्ट वर्ब एटलीस्ट हो गया इसमें, और इसमें ये वर्ब है और जो सब्जेक्ट होगा वो क्या होगा, यू। तो ये दोनों, ये भी कंप्लीट ग्रुप हो गया। तो दो ग्रुप हो गए, एक ग्रुप ये हो गया, दूसरा ग्रुप ये हो गया, और ये हमारा सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है। अब आपको अगली चीज़ ध्यान रखनी है वो ये है कि ये जो सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है ये इसके बाद जो क्लोज है इस कंजक्शन के बाद, ये उसका पार्ट है। तो ये अब इसका पार्ट हो गया ये। ठीक है, अब हमारे पास एक ग्रुप ये था, दूसरा ग्रुप कौन सा बन गया, ये। तो अब ये जो सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन था हमारे पास, तो ये जो सेंटेंस है हमारे पास ये कैसा सेंटेंस बन गया, ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बन गया। ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। अब कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में क्या होता है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में होता है एक प्रिंसिपल क्लोज, एक सबऑर्डिनेट क्लोज। अब जिस क्लोज के साथ कंजक्शन नहीं है वो प्रिंसिपल क्लोज, जिस क्लोज के साथ कंजक्शन है वो सबऑर्डिनेट क्लोज। तो अब देखिए यहाँ पे ये जो क्लोज है इसके साथ कोई कंजक्शन नहीं है, तो ये हो जाएगी प्रिंसिपल क्लोज। और ये जो क्लोज है ये इसके साथ कंजक्शन है वेयर, तो ये हो जाएगी सबऑर्डिनेट क्लोज। अब सबऑर्डिनेट क्लोज होती है तीन प्रकार की, नाउन क्लोज, एडजेक्टिव क्लोज और एडवर्ब क्लोज। ठीक है, तो अब हम ये फाइंड आउट कैसे करेंगे कि ये नाउन क्लोज है कि एडजेक्टिव क्लोज है कि एडवर्ब क्लोज है। तो इसके देखिए तरीके होते हैं कुछ। क्या तरीके होते हैं, पहला तो आप ये देख लीजिए कि जो सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है ठीक इससे पहले कोई नाउन या प्रोनाउन है जिसके बारे में ये जो क्लोज है ये एक्सप्लेन कर रहा हो। ठीक है, ये जो क्लोज है सारी उस नाउन या प्रोनाउन के बारे में मैं बता रही हूँ, क्या कुछ ऐसा है, तो ये देखने की कोशिश करते हैं। तो इस सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन से पहले ये देखिए प्रोनाउन तो है मी, लेकिन अगली जो क्लोज है वेयर योर पेन इज़, कि तुम्हारा पेन कहाँ है, ये हमें इस मी के बारे में कोई एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहा कि कौन ये मी कौन है कैसा है, इसके बारे में ऐसी कुछ बात ये जो है सब ये शब्दों का समूह जो दूसरा ग्रुप है ये ऐसी कुछ बात नहीं बता रहा। तो एडजेक्टिव क्लोज तो ये है नहीं। ठीक है, दूसरा हम देख लेते हैं कि नाउन क्लोज। अब नाउन क्लोज क्या होती है, नाउन क्लोज शब्दों का ऐसा समूह होता है जो किसी नाउन का काम करता है। तो नाउन का काम करता है तो देखिए नाउन क्या क्या हो सकते हैं। तो पहले इस सेंटेंस को देख लीजिए, देखिए इस सेंटेंस के माध्यम से मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि नाउन क्लोज है, एडजेक्टिव तो है नहीं, एडवर्ब ये वैसे नहीं है। ठीक है, क्यों नहीं है, लेकिन एडवर्ब पे हम जाएंगे बाद में, पहले ये नाउन क्लोज ही देख लेते हैं कि नाउन क्लोज है तो क्यों है। देखिए मैंने एक सेंटेंस लिखा, ही टोल्ड मी ए स्टोरी। ठीक है, ये सब्जेक्ट है इस सेंटेंस का, ये वर्ब है, ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। ठीक है, तो ही टोल्ड मी ए स्टोरी, तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है वो कोई पर्सन होता है, और जो ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है ये कोई थिंग होती है। और जो ये पर्सन होता है ये जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है ये इस थिंग को रिसीव करने वाला होता है। उसने मुझे कहानी सुनाई, मीन्स कहानी को रिसीव किसने किया, इसने किया, तो ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। इंग्लिश में हमेशा सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट कैसा भी ऑब्जेक्ट हो, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो, ठीक है, या प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो, पार्टिसिपल का ऑब्जेक्ट हो, जो है इन्फिनेटिव का ऑब्जेक्ट हो, कैसा भी ऑब्जेक्ट हो,
या तो होता है नाउन या होता है प्रोनाउन, ठीक है, इसके अलावा कुछ नहीं होता है। तो ये यहाँ पे नाउन हो गया, ये प्रोनाउन हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे ये है वर्ब, तो ये कह रहा है टेल मी, मुझे बताओ वेयर योर पेन इज़, कि तुम्हारा पेन कहाँ है। तो ये जो वेयर योर पेन इज़ ये क्या है, ये एक बात है, कोई फैक्ट है, कोई सच्चाई है, कोई तथ्य है। जब ये मैं आपसे कहूँ कि टेल मी वेयर योर पेन इज़, मुझे बताओ कि तुम्हारा पेन कहाँ है, तो जब तुम बताओगे तो तुम्हारी बात को रिसीव कौन करेगा, मैं करूँगा। तो ये जो चीज़ होगी, ये फैक्ट, ये रिसीव कौन कर रहा है, ये। तो यहाँ पे ये जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, ये जो ग्रुप ऑफ वर्ड है यहाँ पे, ये सॉरी, यहाँ पे ये जो ग्रुप ऑफ वर्ड है, ये इसको रिसीव करने वाला ये मी है, ठीक है, इसको रिसीव करने वाला मी है। तो यहाँ पे क्योंकि इम्पेरेटिव है तो सब्जेक्ट इसमें है नहीं, वरना यही एग्जांपल जो मैंने आपको यही बताया था, ही टोल्ड मी ए स्टोरी, ये सेम यही वर्ब है टेल। तो ये यहाँ पे जो है इसको रिसीव करने वाला है, इस चीज़ को रिसीव करने वाला क्या है, मी। तो ये हो गई वर्ब, ये हो गया क्या, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और ये यहाँ पे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की भूमिका निभा रहा है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो मैंने बताया था कि ये यहाँ पे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की भूमिका, मतलब डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का रोल प्ले कर रहा है। तो ये ऑब्जेक्ट क्या होता है, या तो कोई नाउन या प्रोनाउन, तो प्रोनाउन तो है नहीं ये, तो क्या है ये, नाउन। और वैसे एक क्लोज है, तो क्या क्लोज हो गई, नाउन क्लोज, ठीक है। आई होप आप समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस पे चलते हैं। अगला जो सेंटेंस है हमारा वो है सोन मेट मी एंड गिव मी ए पेन। सोन मुझसे मिला और मुझे एक पेन दिया। देखिए हम इस सेंटेंस को पढ़ते ही में दिख गया कि हमारे पास यहाँ पे कंजक्शन है, वो क्या है, यहाँ पे हमारे पास कंजक्शन है एंड। और ये कैसा कंजक्शन है, ये हमारे पास कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। तो कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है हमारे पास ये। तो अब हमारे पास कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन मिल गया, तो हमें अब दो या दो से ज़्यादा शब्दों के समूह अब ऐसे मिल जाएंगे जिसमें एक सब्जेक्ट वर्ब होगा। तो देखिए एक ग्रुप तो हो गया ये, और दूसरा ग्रुप हो गया ये, ठीक है। इसका सब्जेक्ट सोहन है, वर्ब मोह, ये मैट हो गई। अब इसकी वर्ब तो है, लेकिन इसका सब्जेक्ट आपको दिखाई नहीं दे रहा। तो यहाँ पे जो सब्जेक्ट है इस वर्ब का सब्जेक्ट भी सोहन ही है। इस सेंटेंस का क्या मतलब है, सोहन मैट मी एंड सोहन गेव मी ए पेन। तो यहाँ पे इसका सब्जेक्ट सोहन है, तो इसमें सब्जेक्ट भी हो गया, वर्ब भी हो गया, ये ग्रुप कंप्लीट हो गया, ये ग्रुप भी कंप्लीट हो गया, ठीक है। एक ग्रुप ये हो गया, दूसरा ग्रुप ये हो गया। तो अब ये दो ऐसे शब्दों के समूह जिसमें एक सब्जेक्ट है और वर्ब है, और दो शब्द, वो दोनों समूह किसी कोऑर्डिनेट कंजक्शन से जुड़े हुए हैं। तो अब ये जो पूरा सेंटेंस हो गया, ये कैसा सेंटेंस हो गया, ये हो गया कंपाउंड सेंटेंस, ठीक है, ये कंपाउंड सेंटेंस हो गया। और ये जो ग्रुप है, ये कोऑर्डिनेट क्लोज और ये कोऑर्डिनेट क्लोज, मीन्स दो क्लोज हैं, ये भी क्लोज है और ये भी क्लोज है। चलिए अगला एग्जांपल देखते हैं। ही क्लाइम्ड अप द ट्री एंड प्लक्ड सम मैंगोज, ठीक है। तो अब यहाँ पे जो हमारे पास कंजक्शन है वो है एंड। तो एक कंजक्शन मिल गया, कैसा कंजक्शन है, ये हमारे पास है कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, ठीक है। अब यहाँ पे एक ग्रुप हमारे पास ये रहा, ही क्लाइम्ब अप द ट्री, जिसमें एक सब्जेक्ट और वर्ब है, और दूसरा ये रहा जिसमें एक सब्जेक्ट और वर्ब है। इसमें सब्जेक्ट ये है, वर्ब ये है, इसमें वर्ब ये है, सब्जेक्ट इसमें। अब एंड है तो जो है सब्जेक्ट क्या हुआ, सब्जेक्ट इस पहले वाली क्लास का हुआ यही। तो यहाँ पे इसका मतलब है ही क्लाइम्ड अप द ट्री एंड ही प्लक्ड सम मैंगोज, मतलब वो पेड़ पर चढ़ा और उसने आम तोड़े, ठीक है। तो आम ये प्लक किसने किया, ही ने, क्लाइम किसने किया, ही ने, ठीक है। लेकिन दो अलग अलग वर्ब हैं, उसने दो अलग अलग काम किए हैं। तो एक ग्रुप ये हो गया, ग्रुप नंबर 1, और ये ग्रुप 2, ठीक है। दोनों ग्रुप अपने अपने कंप्लीट है, दोनों ग्रुप्स में एक सब्जेक्ट एक वर्ब है, लेकिन दोनों जो ग्रुप हैं वो कोऑर्डिनेट कंजक्शन से जुड़े हुए हैं। तो जब भी किसी सेंटेंस में दो ऐसे शब्दों के समूह कोऑर्डिनेट कंजक्शन से जुड़े हुए हों जिसमें एटलीस्ट एक सब्जेक्ट वर्ब हो, तो वो जो पूरा सेंटेंस है वो क्या हो जाएगा, वो एक कंपाउंड सेंटेंस हो जाएगा, कंपाउंड सेंटेंस,
ठीक है। जब दो जो है एक कंपाउंड सेंटेंस में जब दो सेंटेंसेस को आपस में किसी कोऑर्डिनेट कंजक्शन से जोड़ा जाता है, तो दूसरे सेंटेंस का अगर दूसरी जो क्लास है उसका सब्जेक्ट अगर पहले वाला ही हो तो हम इसको ड्रॉप कर सकते हैं, मतलब हम इसको रिपीट नहीं करते हैं, अच्छा नहीं माना जाता इसको रिपीट करना। ठीक है, इसलिए ये रिपीट नहीं कर रखा। वैसे इस प्लग का जो सब्जेक्ट है वो ही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सेंटेंस पे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा, ही वॉन्टेड टू गो टू सिनेमा बट हिज फादर डिड नॉट अलाउ हिम टू गो। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जो हमारे पास जो कंजक्शन है वो है बट, और आप समझ गए होंगे ये कैसा कंजक्शन है, ये कोऑर्डिनेट कंजक्शन। तो कोऑर्डिनेट कंजक्शन से पहले एक ऐसा शब्दों का समूह फाइंड आउट करने की कोशिश कीजिए जिसमें एक सब्जेक्ट और वर्ब हो। तो एक हमारे पास ग्रुप हो गया, दूसरा ग्रुप इसके बाद मिलेगा आपको, तो ये दूसरा ग्रुप ये हो गया। ठीक है, इसका सब्जेक्ट है ही, इसकी वर्ब है वांटेड, इसका सब्जेक्ट है हिज फादर और इसकी वर्ब है डिड नॉट अलाउ। ठीक है, तो दो ग्रुप हो गए, दोनों ग्रुप कंप्लीट हो गए। इस ग्रुप में भी सब्जेक्ट वर्ब है, इस ग्रुप में भी सब्जेक्ट वर्ब है, और दोनों के दोनों ग्रुप कोऑर्डिनेट कंजक्शन से जुड़े हुए हैं। तो यहाँ से लेके और यहाँ तक जो ये सेंटेंस बना, ये कैसा सेंटेंस बना, कंपाउंड। ठीक है, और क्लोज कौन सी है दोनों में, कोऑर्डिनेट क्लोज है। नेक्स्ट है सीइंग द पुलिस द थीफ रेन अवे। अब देखिए, सीइंग द पुलिस द थीफ रेन अवे, अब इसमें कोई ऐसा कंजक्शन तो दिखाई दे नहीं रहा हमें। ठीक है, कोई कंजक्शन इसमें दिखाई नहीं दे रहा। तो जिस सेंटेंस में ना तो कोऑर्डिनेट कंजक्शन हो ना सबऑर्डिनेट कंजक्शन हो, वो कैसा सेंटेंस होगा, वो सिंपल सेंटेंस होगा। तो यहाँ पे सिंपल सेंटेंस है। अब आप कहेंगे सर इसमें आई है, ठीक है, ये सीइंग है, तो आप कहेंगे कि यहाँ पे जो है दो वर्ब हैं हमारे पास, एक वर्ब ये रही, दूसरी वर्ब ये रही। तो यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगा कि जब भी कोऑर्डिनेट कंजक्शन या सबऑर्डिनेट कंजक्शन आपको देखने को मिलते हैं, सबऑर्डिनेट कंजक्शन या कोऑर्डिनेट कंजक्शन, ठीक है, अगर ये दो कंजक्शन में से कोई कंजक्शन आपको देखने को मिलता है, तो इन दोनों कंजक्शन से पहले आपको एक ऐसा जो है शब्दों का समूह मिलेगा जिसमें एक सब्जेक्ट वर्ब होगा और एक समूह इसके बाद मिलेगा। ठीक है, इसमें एक सब्जेक्ट वर्ब मिलेगा, इसमें एक सब्जेक्ट वर्ब मिलेगा, लेकिन इसमें कोई कंजक्शन तो है नहीं। और एक चीज़ और भी है कि जिस सेंटेंस में एक से ज़्यादा वर्ब होंगी वो या तो जो है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होगा या कंपाउंड होगा। लेकिन वो कंपाउंड सेंटेंस और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस तभी होगा जिसमें जब उसमें आपको कोई कंजक्शन देखने को मिले, तभी वो होगा, अदरवाइज वो नहीं होगा। अब बात आती है इसकी, ये सीइंग क्या है। तो सीइंग यहाँ पे वर्ब नहीं है, इस सेंटेंस में केवल एक ही वर्ब है, क्योंकि सिंपल सेंटेंस में आपको सिर्फ एक वर्ब मिलेगी, एक सब्जेक्ट। जैसा कि मैंने वीडियो के शुरू में बताया था, सिंपल सेंटेंस की एक ही कंडीशन है कि उसमें एक सब्जेक्ट मिलेगा, एक वर्ब। देखिए फिर मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे, जैसे तीन प्रकार के सेंटेंस होते हैं, एक सिंपल और एक होता है कंपाउंड और एक होता है कॉम्प्लेक्स। ठीक है, इनकी छोटी सी पहचान याद रखिए। इसमें जो है वर्ब आपको मिलेगी एक, ठीक है, एक वर्ब मिलेगी और एक सब्जेक्ट मिलेगा। इसमें आपको वर्ब मिल सकती है एक से ज़्यादा, वर्ब दो भी हो सकती हैं, वर्ब तीन भी हो सकती हैं, मीन्स एक से ज़्यादा होंगी। इसमें आपको कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में भी एक से ज़्यादा वर्ब मिलेंगी। ठीक है, एक से ज़्यादा वर्ब मिलेंगी, तीन भी हो सकती हैं, चार भी हो सकती हैं, मतलब कितनी भी हो सकती हैं। तो इसमें जो ये जितनी भी वर्ब होंगी, ये सारी वर्ब किसी कोऑर्डिनेट कंजक्शन से जुड़ी हुई मिलेंगी, कोऑर्डिनेट कंजक्शन से। और इसमें जितनी भी ये वर्ब होंगी वो सारी की सारी जो है सबऑर्डिनेट कंजक्शन से जुड़ी हुई मिलेंगी। ठीक है, दूसरी चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि एक सेंटेंस में जितनी वर्ब्स होंगी उतनी ही क्लोज होंगी। काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है ये कि एक सेंटेंस में जितनी वर्ब होंगी, वर्ब से मेरा मतलब है यहाँ पे फाइनाइट वर्ब से, तो एक सेंटेंस में जितनी फाइनाइट वर्ब होंगी उतनी ही क्लोज होंगी। ठीक है, अभी सेंटेंस में जैसे दो वर्ब थी, एक वांटेड थी, एक डिड नॉट अलाउ थी, दो वर्ब थी, एक ये थी, दूसरी ये थी। तो इसका मतलब ये है कि इसमें दो क्लोज हैं, अर्थात हमारे पास इसमें दो ऐसे शब्दों के समूह हैं जिसमें एटलीस्ट एक सब्जेक्ट वर्ब हमें मिल जाएगा। ये इस बात का क्लियर इंडिकेशन होता है। इसमें जैसे
इसमें अगर आप इसमें वर्ब ढूंढेंगे तो इसमें सिर्फ एक वर्ब है, दूसरी वर्ब ही नहीं है। तो दूसरी वर्ब ही नहीं है तो एक वर्ब किस में होती है? सिंपल सेंटेंस में। तो इसीलिए ये सिंपल सेंटेंस है, ये एक वर्ब नहीं है, यहाँ पे एक वर्ब नहीं है। अगर जो व्यक्ति यहाँ पे इसको वर्ब मान के चल रहा है तो उससे मैं एक क्वेश्चन पूछने की कोशिश करूँगा। तो यहाँ पे आप इसको सींग मान के चलें, ठीक है। ये थोड़ा टाइप होते हुए रह गया, तो इसको आप सींग मान के चलें, ये सींग है। तो मैं ये कह रहा था कि एक वर्ब तो ये हो गई, जो लोग इसको वर्ब मान रहे हैं। तो ध्यान रखिए कि इंग्लिश में अगर आप किसी को वर्ब मान रहे हैं तो उसका टेंस ज़रूर मिलेगा, और ख़ासतौर पे फाइनाइट वर्ब का। जब भी आप फाइनाइट वर्ब को देख रहे हैं तो फाइनाइट वर्ब का टेंस हमेशा ज़रूर मिलेगा, 100% मिलेगा। अब इसका तो टेंस है, जैसे ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, और ये कौन सा टेंस हुआ फिर? इसका तो टेंस ही नहीं है। आप बताओ कौन सा टेंस है? अगर ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस होता तो इससे पहले हेल्पिंग वर्ब मिलती, इज, एम या आर, लेकिन कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है। पास्ट कॉन्टिन्यूस होता तो भी हेल्पिंग वर्ब मिलती इसके साथ, कि वाज वर्ब में से, लेकिन कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है। मीन्स ये अगर आप ये लिख दें सीइंग, अब ये कौन सा टेंस है? कोई टेंस समझ में नहीं आ रहा। तो यहाँ पे टेंस नहीं है, ये टेंस नहीं है, मीन्स ये वर्ब नहीं है, ये वर्ब नहीं है, इसीलिए ये टेंस नहीं है। तो फिर ये क्या है? ये यहाँ पे प्रेजेंट पार्टिसिपल है, ठीक है। वर्ब यहाँ पे सिर्फ एक है और इसीलिए ये सिंपल सेंटेंस है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट जो सेंटेंस है वो है ही वॉज लेट सो ही वॉज फाइंड, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास एक कंजक्शन हमें दिखाई दे रहा है, सो। कैसा कंजक्शन है? कोऑर्डिनेट कंजक्शन। कोऑर्डिनेट कंजक्शंस के कुछ कंजक्शंस आपको याद करने के जो है बिल्कुल आसान सा तरीका होता है, और वो होता है, आप फैन वॉइज याद कर लीजिए, फैन वॉइज, ठीक है। एफ से होता है फॉर, ए से होता है एंड, एन से होता है नोर, बी से होता है बट, ओ से होता है और, वाई से होता है यट, और एस से होता है सो। ये जितने भी कंजक्शन है 1 2 3 4 5 6 और 7, ये 7 कंजक्शन आपको याद अच्छी तरह रह जाएंगे अगर ये फैन वॉइज आपने याद कर लिया। और ये सारे के सारे कोऑर्डिनेट कंजक्शन है। इन कंजक्शन से अगर कोई दो क्लोज आपस में जुड़ी हुई हैं तो वो दोनों क्लोज कैसी होंगी? कोऑर्डिनेट क्लोज होंगी। और वो सेंटेंस कैसा होगा? वो मतलब ये जो कंजक्शन है ये कैसा सेंटेंस बनाएंगे? कंपाउंड सेंटेंस। तो यहाँ पे ये सो है, ठीक है, ये सो है यहाँ पे, ठीक है, ये सो है। अब ये जो कोऑर्डिनेट कंजक्शन है, मतलब ये सो कैसा कंजक्शन है? कोऑर्डिनेट कंजक्शन है। तो ये यहाँ पे कोऑर्डिनेट कंजक्शन हो गया। तो इससे पहले आपको एक ग्रुप मिल जाएगा जिसमें एक सब्जेक्ट वर्ब होगा। तो ये ग्रुप ये है, इसको आपको फाइंड आउट करने की कोशिश करनी है, समझ करके, रट्टे नहीं लगाने हैं। और एक ग्रुप हो गया हमारे पास ये, ठीक है। इस ग्रुप का सब्जेक्ट ये हो गया, वर्ब ये हो गई, इस ग्रुप का सब्जेक्ट ये हो गया, वर्ब ये हो गई। ये ग्रुप पूरा हो गया, एक सब्जेक्ट वर्ब है इसमें एटलीस्ट। दूसरा ग्रुप ये हो गया, इसमें भी एक सब्जेक्ट वर्ब है। जब दो ऐसे शब्दों के समूह जिसमें एक सब्जेक्ट वर्ब है, तो दो ऐसे शब्दों के समूह जब कोऑर्डिनेट कंजक्शन से जुड़े हुए हैं तो ये पूरा सेंटेंस कैसा हो गया? कंपाउंड। ये कंपाउंड सेंटेंस हो गया। और इसमें क्लोज कौन सी हो गई? कोऑर्डिनेट और कोऑर्डिनेट, मीन्स दो कोऑर्डिनेट क्लोजेस हैं इसमें। हम ये भी कह सकते हैं दो प्रिंसिपल क्लोज हैं, क्योंकि दो प्रिंसिपल क्लोज को जब किसी कोऑर्डिनेट कंजक्शन से जोड़ा जाता है तो वो सेंटेंस कंपाउंड बन जाता है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा वी ईट्स सो दैट वी मे लिव। तो देखिए इसमें जो हमारा कंजक्शन है वो है सो दैट, ये। और ये कैसा कंजक्शन है? ये हमारे पास सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है ये। तो सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन से पहले एक ऐसा शब्दों का समूह आपको मिलेगा जिसमें एक सब्जेक्ट वर्ब होगा। तो ये हो गया एक समूह जिसमें एक सब्जेक्ट है, एक वर्ब है, ठीक है। और ये जो कंजक्शन है ये इसके बाद एक और ग्रुप आपको मिलेगा जिसमें सब्जेक्ट वर्ब मिलेगा। तो इसका ही सब्जेक्ट ये है, एक वर्ब ये है। तो ये जो कंजक्शन है ये इस ग्रुप का पार्ट है। ये जो कंजक्शन है ना ये इसके बाद वाले ग्रुप का पार्ट है। तो ये यहाँ पे इसका पार्ट है ये, ठीक है। तो अब हमारे पास दो ग्रुप बन गए। दो ग्रुप कौन कौन से बन गए? एक तो बन गया वी ईट और दूसरा बन गया हमारे पास
सो दैट वी मे लिव। दो ग्रुप बन गए, एक ग्रुप ये बन गया, दूसरा ग्रुप ये बन गया। क्योंकि जो सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन होता है वो सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन के बाद जो क्लोज होती है वो उसका हिस्सा होता है। वो क्योंकि वो सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन के बाद वाली क्लास उस सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन से ही शुरू हुई मानी जाती है। तो दो ग्रुप हो गए, एक ग्रुप ये हो गया, दूसरा ग्रुप ये हो गया। ये यहाँ पे प्रिंसिपल क्लॉज होगी क्योंकि ये सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है। इसमें दो ग्रुप हैं, एक ग्रुप ये हो गया, दूसरा ग्रुप ये हो गया, और ये दोनों ग्रुप जो हैं एक सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन से जुड़े हुए हैं। ये सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, तो जब दो ऐसे शब्दों के समूह जिसमें एक एटलीस्ट सब्जेक्ट है, वर्ब है, और वो दोनों ग्रुप जो हैं एक सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन से जुड़े हुए हैं, तो वो सेंटेंस कैसा होगा? कॉम्प्लेक्स। तो ये एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। ठीक है। अब जो सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन मतलब जो ग्रुप सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन से शुरू है वो ग्रुप कहलाएगा सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज, मतलब सबऑर्डिनेट क्लॉज। तो यहाँ पे ये सबऑर्डिनेट क्लॉज है। और जो ग्रुप बच गया पहला वो कहलाएगा प्रिंसिपल क्लॉज। तो यहाँ पे ये प्रिंसिपल क्लॉज है। अब सबऑर्डिनेट क्लॉज है तो यहाँ पे सबऑर्डिनेट क्लॉज जैसे कि मैंने आपको बताया था, नाउन क्लॉज हो सकती है, एडजेक्टिव क्लॉज हो सकती है, एडवर्ब क्लॉज हो सकती है। ठीक है, ऐसा हो सकता है। तो अब ये इसमें से क्या है, नाउन क्लॉज है कि एडजेक्टिव क्लॉज है कि एडवर्ब क्लॉज है? तो देखिए, इसको पहले ट्राई करते हैं, इसको फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। तो जैसे मैं आपको यहाँ पे समझा रहा हूँ, अब आप भी वैसे ही करके देख सकते हैं। तो चलिए, इसमें हम जो है क्लोज है उसको फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं कि ये कैसी क्लोज है। तो देखिए, ये तो हमारे पास प्रिंसिपल क्लोज हो गई। ठीक है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। रही इस क्लोज, तो हम ये क्लोज है ना अब फाइंड आउट करेंगे। इस क्लोज को देखेंगे कि ये क्लोज कैसी है। तो इसमें ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है। ठीक है, तो हमें ये देखना है कि ये वर्ब है, अगर ये जो क्लोज है अगर इस वर्ब का ऑब्जेक्ट हो तो ये नाउन क्लोज हो सकती है। ठीक है ना, ये नाउन क्लोज हो सकती है अगर ये इसका ऑब्जेक्ट हो तो अब इसको देख लेते हैं ऑब्जेक्ट है कि नहीं है। तो ऑब्जेक्ट हम जानते हैं कि जो ऑब्जेक्ट होता है वो व्हाट का आंसर होता है। तो हम देख लेते हैं कि व्हाट का आंसर है कि नहीं है। ये जो क्लोज है ये व्हाट का आंसर है कि नहीं है। तो अगर हम क्वेश्चन करें वी ईट, हम खाते हैं, क्या खाते हैं, मान लीजिए वी ईट, और हम आगे क्वेश्चन करें व्हाट, तो अगर ये क्लोज इस व्हाट का रीजनेबल आंसर आ रही है तो ये नाउन क्लोज होगी, अदरवाइज नहीं होगी। तो इसका मतलब है सो दैट वी मे लिव, ताकि हम जिंदा रहें। तो वी ईट, हम खाते हैं, क्या खाते हैं, ताकि हम जिंदा रहें, ये खाते हैं। तो ये तो नहीं हो सकता भी, ताकि हम जिंदा रहें ये कैसे खा सकते हैं हम अगर ये क्लोज ऐसे होती, वी ईट व्हाट आवर मदर कुक। ठीक है, कुक, ये नहीं आएगा, कुक। अब देखिए ये सेंटेंस देखिए, हम खाते हैं जो हमारी माँ पकाती है। तो अब ये जो क्लोज है ये यहाँ पे नाउन क्लोज होगी क्योंकि ये व्हाट का आंसर है कि वी ईट, हम खाते हैं जो हमारी माँ पकाती है। तो वी ईट, हम खाते हैं, क्या खाते हैं, व्हाट आवर मदर कुक, जो हमारी माँ पकाती है। तो ये नाउन क्लोज हो जाएगी। ठीक है ना, क्योंकि व्हाट आवर मदर कुक, हमारी माँ जो पकाती है तो पकाएगी। ये जो शब्दों का समूह है किसकी ओर संकेत कर रहा है, ये किसी खाने की चीज़ की ओर संकेत कर रहा है। भाई अगर आप कहें कि जो मेरी माँ पकाती है तो इसका मतलब आपकी माँ कुछ पकाती है और वो पकाती है वो आप खाते हो। तो जो पकाती है इसका मतलब ये जो शब्दों का समूह है ये किसी खाने की चीज़ की ओर संकेत कर रहा है, और खाने की वो वस्तु होगी कोई, वो क्या होगी, नाउन। तो ये नाउन क्लोज होगी। लेकिन यहाँ इससे ऐसा कुछ भी बोध नहीं हो रहा कि ये व्हाट का आंसर दे दे। हम ऐसा नहीं कर सकते कि सो दैट वी मे लिव, ताकि हम जिंदा रही को हम खा सकें, ऐसा तो नहीं हो सकता। तो नाउन क्लोज नहीं है। अब नाउन क्लोज नहीं है तो ये कैसी क्लोज है? तो एक तो जो है रेंज से बाहर हो गई, दूसरी दो क्लोज बची, एक एडजेक्टिव क्लोज और एक बची एडवर्ब क्लोज। एडजेक्टिव क्लोज तब होगी जब मान लीजिए हमारे पास ये सबऑर्डिनेट क्लोज आपने ढूंढ ली। ठीक है, जैसे हमने ये सबऑर्डिनेट क्लोज हमने ढूंढ ली। अब अगर इस क्लोज से ठीक पहले कोई नाउन हो या कोई प्रोनाउन हो, और ये जो क्लोज है ये जिसमें एक सब्जेक्ट है, वर्ब है, ये इस नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताता हुआ मिले,
तो ये एडजेक्टिव क्लोज हो सकती है, लेकिन इससे पहले, इस क्लोज से पहले कोई नाउन या प्रोनाउन है ही नहीं, तो ये एडजेक्टिव क्लोज भी नहीं हो सकती। अब बच गया एक एडवर्ब क्लोज। तो वैसे ही एडवर्ब क्लोज है, लेकिन मैं आपको बता दूँ एडवर्ब क्लोज क्यों है। देखिए, वी ईट सो दैट वी मे लिव, हम खाते हैं ताकि हम जिंदा रह सकें। अब ये जो क्लोज है, जो हमारी सबऑर्डिनेट क्लोज निकल के आ रही है, ये क्लोज हमें ये जो ईट वर्ब है इसका पर्पज बता रही है कि हम खाते हैं, लेकिन ये ईट का पर्पज़ क्या है, ताकि हम जिंदा रह सकें। तो ये जो क्लोज है ताकि हम जिंदा रह सकें, ये इस ईट वर्ब का हमें पर्पज बता रही है, उद्देश्य बता रही है। तो जो शब्दों का समूह जिसमें एक सब्जेक्ट हो और एक वर्ब हो, और वो शब्दों का समूह प्रिंसिपल क्लोज में आई वर्ब का उद्देश्य बताए, वो एडवर्ब क्लोज होती है। तो ये यहाँ पे कैसी क्लोज है? एडवर्ब क्लोज है। ठीक है, तो इस वीडियो को अब हम यहीं पे ख़त्म करेंगे, और अगले वीडियो में इसी वीडियो का जो दूसरा पार्ट है वो मैं बनाऊंगा। अब ये वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, तो उस वीडियो को भी आप देखना ना भूलिए। तो ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालिए, और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि चैनल को सब्सक्राइब करने से जो है आपको जो मैं नई वीडियो बनाऊंगा उसकी जो लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन है वो सबसे पहले आपको मिलेगी। और क्या होता है कि जब सब्सक्राइबर्स बढ़ते हैं तो जो वीडियो बनाने वाला है उसका थोड़ा उत्साह भी बढ़ता है, उसका जोश बढ़ता है। आप भी यूट्यूबर होंगे, किसी टॉपिक पे यूट्यूब पे कोई वीडियो बनाते होंगे, तो ये आपने भी फील किया होगा कि जब भी किसी वीडियो पे कोई लाइक आता है, कोई उसको शेयर करता है, कोई सब्सक्राइबर आता है, तो जो उसको वीडियो बना रहा होता है उसका एक उत्साह बढ़ता है, नेचुरल है, और वो उत्साह बढ़ता है तो वो बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस देता है, और अगला जो भी टॉपिक होता है उसको बड़े लगन से और थोड़ी सी मतलब जितना उसको पता है वो सब कुछ अपने जो श्रोता हैं, जो लोग उससे जुड़े हुए हैं, उनको बताने की कोशिश करता है। तो इसलिए इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, अगले वीडियो को भी देखना ना भूलें। अगले वीडियो में जल्दी लेकर आऊँगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैप्पी लर्निंग, बाय बाय।